गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए डेली हम जो है छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं संविधान की। तो हमें एक और संविधान का इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। तो आज हम ना अनुसूचियों पे बात करने वाले हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में हमने 4 अनुसूचियों को और जोड़ा है अपने संविधान में। तो हम आज की वीडियो में या अभी की वीडियो में 8 अनुसूचियों की बात करने वाले हैं और फिर अगली वीडियो में 4 अनुसूचियों की बात करेंगे। ये 8 अनुसूचियां वह अनुसूची हैं जो कि हमारे मूल संविधान में थी या अभी भी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लेंगे अनुसूचियां, आप अपने कॉपी में नोट कर लें अनुसूचियां, जिसमें से हम प्रथम अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आता है, देखिए, संघ मतलब केंद्र जो हमारा देश है। और राज्यों की अगर हम बात करें, दूसरे पे राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है हमारे राज्य हैं। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में वह क्षेत्र आते हैं या वह एरिया आते हैं जिस पर डायरेक्टली जो है केंद्र सरकार काम करती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका वर्णन किया गया है। मतलब हम कहें तो प्रथम अनुसूची में संघ का जिक्र है, राज्यों का है और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि कैसे बनाए जाएंगे, या कैसे हमें बढ़ाना है या कैसे घटाना है। पहली अनुसूची की बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए टाइम को जाया न करते हुए हम दूसरी अनुसूची की बात करें। और दूसरी अनुसूची में जो लिखा हुआ है वो है प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन व भत्ते। जो वेतन दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, वो जो है किस अनुसूची में लिखा हुआ है, वो सेकंड अनुसूची में है। प्रमुख पदाधिकारियों के, जो भारत के इम्पोर्टेंट जो है मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए जो है सैलरी का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान की अनुसूची दूसरी में है, या दूसरी अनुसूची में इन सारी बातों का जिक्र है। तो भारत में जिन पदाधिकारियों को वेतन संचिप्त निधि से दिया जाता है, एक विधि है, ये एक निधि हम जिसे हम कहें संचिप्त निधि, इसके द्वारा जिन लोगों को जो है वेतन दिया जाएगा, उस वेतन पर या उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। मतलब संचिप्त निधि के द्वारा जिस भी पदाधिकारी को वेतन दिया जाएगा, उन पर जो है कोई भी टैक्स किसी प्रकार का नहीं लगाया जाएगा। एक ये बात बेहद इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इसको समझ लेंगे और इसको साइड में लिख भी लेंगे। 2 पॉइंट हो जाते हैं हमारे। हम बात करें तीसरी अनुसूची की, तो थर्ड पे हम बात कर रहे हैं। हम इसमें प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का काम करती है। मतलब शपथ के बारे में जिक्र है किसमें, तीसरी अनुसूची में। और किन लोगों को, प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के बारे में जो है इसमें जिक्र है तीसरी अनुसूची में। उम्मीद कर रहे हैं हम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस हमें पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद होनी चाहिए। कभी पूछ लिया जाए आपसे ऑप्शन देकर कि बताइए आप प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने का जो है किस अनुसूची में जिक्र है, तो आपका आंसर होगा तीसरी अनुसूची में इसका जिक्र है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बस एक बार नज़र में रख लेंगे। तो हम बात करें चौथी अनुसूची की। अब ये क्या कहती है, तो राज्यसभा जो है, जैसे हमारे देश में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा वह है यहाँ प्रधानमंत्री बैठता है, या हम कहें कि लोग जो चुनकर जाते हैं वो लोकसभा है, और वहीं एमपीओ द्वारा चुना जाता है वो राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जिक्र है कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, तेलंगाना से कितनी सीटें होंगी, केरला से कितनी सीटें होंगी, ऐसे मतलब सीटों का बंटवारा है। और ये बंटवारा जो है आबादी के आधार पर है। जिस सूबे की, जिस स्टेट की आबादी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा सीटें उस राज्य से आएंगी। तो हम बता दें सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य से हैं, यूपी से हैं। 31 सीटें हैं राज्यसभा में यूपी से। वहीं लोकसभा की बात करें हम, लोकसभा में यूपी से कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें। तो अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। हमारी 4 अनुसूचियां हो गई हैं, इनमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं। तो जितनी मोटी मोटी बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अब हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट डाल देंगे। इसमें अनुसूचित
जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासनिक का वर्णन है। बात समझ में आ रही है? अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों का कितनी सीटें जो दी जाएंगी उसका वर्णन है इस अनुसूची में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें जो है प्रशासनिक का वर्णन है। जैसे मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि कितनी सीटें हमने फिक्स की हैं लोकसभा में एससी की और एसटी की, और कितनी सीटें हमने फिक्स की हैं राज्यसभा में एससी की और एसटी की। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में संसद है, हमारी लोकसभा राज्यसभा है, तो अनुसूची 5वीं कह रही है अनुसूचित जाति, जिसमें एससी की हम बात करें, जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें लोकसभा में हम देखेंगे क्या नेतृत्व है या कितनी सीटें फिक्स की गई हैं। तो एससी वालों के लिए 84 सीट हमने जो है फिक्स की है, और वहीं एसटी वालों के लिए 47 फिक्स की हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी चुनाव होगा देश के अंदर तो उसमें से 84 सीटों तो फिक्स हैं जिन पर एससी के लोग बैठेंगे लोकसभा में, और एसटी के 47 बैठेंगे। मतलब 131 सीटों पर जो है किनका आधिपत्य होगा, पिछड़ी जातियों का होगा या हम कहें नीची जातियों का होगा। 131 सीट तो उनके लिए फिक्स है, अगर ये ज़्यादा में आना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन 131 सीटें तो इनकी रहेगी ही भारत के लोकसभा में। लोकसभा 543 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 131 सीटें फिक्स हो गई हैं किनकी, पिछड़ी जातियों की। वहीं राज्यसभा के बारे में थोड़ा उसका मॉडल देखें, यहाँ क्या बना हुआ है। तो यहाँ एससी वालों के लिए 4 एमपीज हैं, एसटी वालों के लिए 3 एमपीज हैं, मतलब टोटल 7 लोग यहाँ भी जो है अपना प्रतिनिधित्व करेंगे नीची जातियों के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए 5वीं अनुसूची में 3 जनजातियों का जिक्र है, तो ऑप्शन में होगा अनुसूचित जनजाति, या ऑप्शन में होगा ओबीसी या जनरल या अदर कोई भी होगा या आदिवासियों के लिए। तो आपको टिक करना है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और इसमें जो इनके लिए फिक्स आरक्षण हमने सीट की हुई है पिछड़ी जातियों के लिए। आइए थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो 6वीं अनुसूची को देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है सूबे हमारे, हम बात कर रहे हैं आपसे ईस्ट के, आप मान के चलिए इनको, जिसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इनके लिए, इन चारों राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जे का मतलब ये है कि यहाँ जितनी भी मदद की जाएगी तो 90% सपोर्ट करेगा कौन, केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी 90%, और 10% सपोर्ट करेगा राज्य। ऐसे करके जो है यहाँ कोई भी काम किया जाएगा, क्योंकि ये विशेष राज्य है। अगर ये विशेष राज्य नहीं होता तो वहीं केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 70% जो है अपना पार्टिसिपेट करती, और 30% जो है खुद वहाँ के राज्य को करना होता है। तो ये जो है विशेष राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पे जो है 90% जो है इनकी मदद कौन करता है, केंद्र सरकार इनकी मदद करती है, चाहे केंद्र सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? अभी बीजेपी की है तो बीजेपी मदद करेगी, इससे पहले कांग्रेस की थी तो उसने मदद की थी। तो 90% जो है सीधा यहाँ पर दिया जाएगा किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आइए और देखते हैं 7वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। भारत में केंद्र के पास शक्तियाँ होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको यहाँ तक लाइन नोट कर लेनी है, और ये जो है अनुसूची के अंतर्गत आती है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसमें ये लिखा हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। इसके बारे में जो बताया गया है 7वीं अनुसूची में। इसमें हमने एक एग्जाम्पल रखा है कि जैसे भारत में जो शक्तियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र के पास होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत में कितने भी राज्य क्यों ना हो, जैसे अभी 28 राज्य हैं, मान लो 10 हो, 20 हो, 50 हो, बढ़ जाए या घट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, केंद्र सरकार पावरफुल होगी। वही हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में जो है राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। मतलब राज्य चाहें तो अपने देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग होना भी चाहेगा तो वो अलग नहीं हो सकता है। मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल अलग होने के लिए डिमांड करे या केरल अलग होने के लिए डिमांड करे, तो उसको ये ऑथराइज नहीं है, उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके, क्योंकि लास्ट में सारी शक्तियाँ केंद्र के पास विहीन है, केंद्र के पास जो है बनी हुई है। तो यही बात यहाँ बताने की थी। आइए 8वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में कह रहा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भाषाओं
नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें का वर्णन है। मतलब 8वीं भाषा में हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं होंगी उनके बारे में कहा गया है। और हम आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसको आप नोट डाल के लिख लेंगे, अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसको आप जो है नोट करके लिख लेना। और 8वीं अनुसूची में किसके बारे में कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कंपटीशन में कि बताइए 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा कि भाषाओं का जिक्र किया गया है या भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए भारत की राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में है। तो याद समझ लेना। एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको आप जो है और नोट कर लेना इसके नीचे, और वो ये फैक्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लॉर्ड मेकाले की देन है। मतलब 1835 से पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो 1835 में दी जाने लगी, जो कि लॉर्ड मेकाले की देन है। और एक और से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाषा को लेकर, त्रिपुरा में अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है या राज्य की भाषा है। त्रिपुरा जो हमारा एक राज्य है, वहाँ पर जो है अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा का दर्जा मिला हुआ है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं या राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ऐसे त्रिपुरा में अंग्रेजी को जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। एक और मैं इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि जब 8वीं अनुसूची जब संविधान में थी तो इसमें 14 भाषाएँ थी। कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी, जो कि हमारे संविधान के अंदर थी। बाद में हमने इनको बढ़ाकर अब जो है 22 कर दिया है। अब कितनी लैंग्वेजें हैं टोटल? भारत में 22 लैंग्वेज हैं ऑफिशियल, जिनको संविधान में जोड़ा गया है या संविधान का दर्जा प्राप्त है। तो अभी हमारे पास 22 लैंग्वेजें हैं। जब ये संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाओं की बात की गई थी। बढ़ाते बढ़ाते हमें जैसे जैसे जरूरत होती गई तो अब हमारे पास जो टोटल 22 भाषाएँ हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से लाभदायक होगी। और अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें।